जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आर्मी जीडी का सेट नंबर 2। तो जीडी का जो पेपर है उसका जो पैटर्न क्या रहता है वो मैंने आपको सेट नंबर 1 में बता दिया था। जिसको नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं कि कैसे इसका पेपर आता है। तो चलिए आज ज़्यादा टाइम में ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्या है कि 2.09 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज। 2.09 को प्रतिशत में बदलें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इस नंबर को। तो जब भी परसेंटेज बतानी है आपने तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है आपने। ठीक है, 2.09 को हमने चेंज करना है परसेंटेज में। तो हमेशा याद रखना कि जब परसेंट में हम किसी नंबर को फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है। मीन्स 100 ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि कभी 100 नीचे आ जाता है कभी ऊपर आ जाता है। तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं नीचे क्या कर दूंगी, नीचे 100 लगा लूंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, उसकी 100 प्लेस थी। तो 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 209। पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन वाई ग्रुप में एयरफोर्स में पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती रहूंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है, -2 × 1.4 अपॉन 1.3। ठीक है, पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें एक से ज़्यादा साइन थे। तो मैंने बोला था कि इसमें क्या लगाना है, बॉड मास। तो माइनस है इसमें और मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले नंबर किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.0 मीन्स 8 ही लिख लेते हैं। ठीक है, 0.0 का कोई मतलब नहीं है। माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 आ जाएगा अपॉन 1.3। ठीक है, अब गलती जो है बच्चों से कहाँ होती है, जो मिस्टेक करेंगे वो ये कि कई बच्चों को पता नहीं होता कि पॉइंट वाली माइनस कैसे करनी है। तो जिसके पीछे पॉइंट नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं है वो अपने से लगा लो, रहेगा तो ये 8 ही ना। ठीक है, प्लेस तो वही रहेगी ना 8.0। इसमें से 2.8 हम माइनस कर देंगे। 0 में से 8 नहीं निकल सकता तो हम 10, 7 में से 2 5। ठीक है, तो 5.2 आ जाएगा माइनस करके, नीचे क्या है 1.3। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकती हूँ क्योंकि इसकी प्लेस सेम है। ठीक है, 13 4 जा 52। तो आंसर इज 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCF का थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 75 एंड 125। 75 और 125 का महत्तम समावर्तक पता करें। 75 और 125 का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, अगर आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर है। अब हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जिसपे ये जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन है आपके 25, बी है आपका 5 और सी है 50 और डी है 125। फर्स्ट ऑप्शन उठाया, फर्स्ट ऑप्शन इज 25। 25 पे ये दोनों ही नंबर डिवाइड होते हैं, दोनों ही डिविजिबल हैं। ठीक है, 5 पे भी हैं लेकिन 5 इज द लीस्ट नंबर, उसके बाद 25 भी आता है। ठीक है, 25 से ये दोनों कट जाएंगे, 50 पे ये नहीं कटेंगे, 125 पे 75 नहीं कटता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, ऑप्शन से करोगे तो टाइम कम लगेगा क्योंकि HCF वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स 3/5 इज 50। फाइंड द नंबर। एक संख्या तथा उस संख्या के 3/5 में अंतर 50 का है। एक संख्या मतलब 1 नंबर इज x। ठीक है, उसका 3/5
इसी संख्या का 3/5, अब का मतलब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसी संख्या का 3/5 कितना है, और इसका डिफरेंस जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 50 का, ठीक है। अगर आपको ये बनानी आ गई तो सारा क्वेश्चन ही सॉल्व है। अब चाहे आप ऑप्शन पुट कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब मैं सीधा करके दिखा देती हूँ आपको, ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो वही x हो जाएगा, 5x माइनस 3x, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, तो x जो चीज़ इधर मल्टीप्लाइड है वो उधर जाके डिवाइड, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको अकेले छोड़ना होता है, ठीक है। तो इसका हाफ हो जाएगा 125, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगर किसी को समझ नहीं आ रही, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगी, दोबारा उनको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ₹782 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4 देन फाइंड द फर्स्ट पार्ट। यदि 782 को 3 अनुपात में यानी कि 1/2 रुपीज़ कितने हैं 782, ठीक है, उसको बांटा गया है किस रेशो में, रेशो प्रोपोर्शन का है ये 2/3 3/4, ठीक है, इस रेशो में बांटा गया है। अब मैं क्लास में यही बताती हूँ कि रेशो जो है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये 782 जो है वो जो पहला पार्ट है हमारा वो 1/2 है, ठीक है, सेकंड पार्ट जो है 2/3 है और थर्ड पार्ट जो है वो 3/4 है। फाइंड करना है कि ये कितना पार्ट है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं पता है, ठीक है। तो जब भी एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, रेशो में दी गई हो, तो आप उसको x भी मान सकते हो, ठीक है। ये इसका 1/2 भाग है और ये 2/3 है और ये 3/4 है। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हमें ये पार्ट पता चल जाएगा, यही हमने फाइंड करना है कि फर्स्ट पार्ट है कितना ये, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये फ्रैक्शन में दिया गया है तो फ्रैक्शन को आप सीधे करो। फ्रैक्शन को सीधा कैसे करते हैं, आप नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 12। उस 12 को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो एलसीएम होता है ना वो सबके साथ कट जाएगा, नीचे वालों के साथ कटेगा। 2 6 3 4 4 3 तो ऊपर क्या बचा 6x 8x एंड 9x, ठीक है। अब पूछा क्या है कि पहला हिस्सा कितना होगा, फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मतलब इसका पूछा है तो इसको लिखेंगे हम ऊपर, ठीक है। अगर आपने x से करना है तो फिर सबको टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी देख लो 6x, क्योंकि ये जो रुपीज़ है ये टोटल है तो टोटल के सामने हम टोटल रखेंगे, 23x आ जाएगा, ठीक है। 782 x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको काट देते हैं तो x की वैल्यू आ गई 34। अभी ये x की वैल्यू आई है, फर्स्ट पार्ट हमने बताना है। अगर हम इसमें फिल कर दें x की वैल्यू तो ये आ जाएगा आपके पास 6 4 24 204 रुपीज़, ये पहले वाला का पार्ट आ गया, ठीक है। अब शॉर्ट जो है इसका मेथड शॉर्टकट से भी देख लीजिए, फिर आप x नहीं यूज़ करोगे, जिसका पूछा है उसका ऊपर, जिसका पार्ट पूछा है उसका ऊपर और रेशो का टोटल नीचे। अब रेशो का टोटल जो है वो कितना है 23, 6 + 8 + 9 इज 23
इनटू जितने पैसे आपको दिए गए हैं 782, ठीक है। तो ये भी देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। जिसका पूछा है उसका ऊपर रेशो का टोटल, नीचे इनटू जितने रुपीस हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके सही हैं, मैथ्स में बहुत तरीके होते हैं भाई, ठीक है। बस आपको समझ आनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27.50 एंड सेल्स इट फॉर ₹28.60। फाइंड हिज गेन परसेंट। प्रॉफिट लॉस का आ गया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट एक ही बात है भाई, ठीक है। एक आदमी ₹27.50 में एक वस्तु खरीदता है और इसे ₹28.60 में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत पता करें, ठीक है। जब भी आपको लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये प्रॉफिट वो वाला है जो सिंपल वाला है, जो माइनस करके हमें मिलता है एसपी में से, एसपी माइनस सीपी में से माइनस करके मिलता है, ठीक है। नीचे सीपी इंटू 100, ठीक है। लाभ अपॉन क्रैमुल इंटू 100। तो प्रॉफिट हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। बाय मतलब सीपी मीन्स क्रैमुल कितना दिया हुआ है 27.50, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है विक्रय मूल्य ₹28.60। अब प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, लाभ का फॉर्मूला जो है वो क्या है, एसपी माइनस सीपी। 28.60 में से 27.50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.10 रुपीज़, इतने का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ है हमारे पास, तो प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपके पास अपॉन सीपी कितना है इंटू 100, ठीक है। इसको देखो सॉरी पॉइंट देखो, ये पॉइंट जो है इधर भी 2 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, इधर भी 2 डिजिट है, तो आप इसको यहीं से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल। अब 11 ऊपर क्या बचा है 11 और 275, अब इसको काट सकते हैं हम। 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100, तो 4% इसका क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट। ये काफ़ी बार आया है ये जीडी का ये क्वेश्चन जो है, प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है जिसमें, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एवरेज में से है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच इज डिविजिबल बाय 5। 6 और 34 के बीच में सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य हो, ठीक है। अब 6 से लेके 34 तक हमने नंबर लिखने हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, उनकी एक सीरीज बना लेते हैं पहले। 6 के बाद 10 आता है जो 5 से डिविजिबल है, 5 के डिफरेंस से आ जाएंगे 20, 25 एंड 30, ये एक सीरीज होगी, ठीक है। तो एवरेज क्या होती है, एवरेज एक मिडल वाली टर्म होती है, ठीक है। तो वैसे भी हमें पता चल रहा है कि 20 इज द मिडल टर्म, तो 20 इसकी एवरेज हो जाएगी। वो तभी होएगी जब गैप इनमें सेम होगा, डिफरेंस सेम नंबर का होगा, ठीक है। वैसे कैसे फाइंड करते हैं एवरेज, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि गैप सेम था। 40/2 इज 20, तो एवरेज क्या हो जाएगी आपकी 20, ठीक है। सीरीज भी आ सकती है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का ही है। 0.441 अपॉन 0.00169 इज इक्वल टू
अब मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में भी आपको बोला था कि आप एटलीस्ट 20 या 30 तक अपने परफेक्ट स्क्वायर जो है वो लर्न कर लीजिए। जिनको हो गए हैं लर्न तो वो उनके लिए ये क्वेश्चन देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो 441 जो है, चलो पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे इसका तो नीचे कितना आएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने नीचे जीरोस, 3 जीरोस, ठीक है। जो नंबर नीचे पड़ा होता है, जो नंबर 169 है, उसका पॉइंट हटा के जितना भी आता है वो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है इसके, 5, ठीक है। तो 5 जीरोस, 1 के साथ 5 जीरोस। जो नंबर नीचे है उसका पॉइंट हटा के ऊपर आएगा, जितना भी आएगा, जो ऊपर है उसका पॉइंट हटा के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 जीरोस, 3 जीरो के साथ कट, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, 441 इंटू 10 अपॉन 169। अब 441 किसका स्क्वायर रूट है, 21 का, क्योंकि पेयर का एक बाहर आता है, ठीक है। ये 5 थी भाई, 5 जीरोस थी, तो ऊपर 100 है। 100 जो है वो 10 का है, ठीक है। 169 इज 13 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट और क्यूब्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई। 9th question is find the median of 30, 17, 43, 39, 18 and 40। 30, 17, 43, 39, 18, 40 का मध्यिका ज्ञात करें। मीडियन मीन्स मध्यिका, हिंदी में बोला जाता है मध्यिका। कोशिश करूंगी मैं दोनों लैंग्वेज में करवाने की, ठीक है। अब मीडियन जब भी आपको फाइंड करना है तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि उस डाटा को आपने अरेंज करना है। जो आपको डाटा गिवन है उसको अरेंज करना है, किस में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, बड़े से छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, छोटे से बड़ा, साइड में लिख लो, छोटे से बड़ा नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 17, 18, फिर है आपका 30, फिर है 39, देन 40 एंड 43। अब सेकंड थिंग क्या है इसमें, सबसे पहले अरेंज किया। सेकंड थिंग क्या है, आपने देखना है कि ये नंबर है कितने, इवन नंबर में है इनकी काउंटिंग या ऑड नंबर में है। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं जो कि इवन है, ठीक है। इवन नंबर में एवरेज कैसे फाइंड करनी है, बीच वाले 2 नंबर ले लो, बीच वाले 2 नंबर ले लो, उनको प्लस करो, अपॉन 2 कर दो, तो आपके पास मीडियन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 6 9 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 34.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इवन नंबर वाले केस में होएगा, ऑड वाले में जब क्वेश्चन आएगा फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इवन नंबर वाले में ये ऐसे करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। सबसे पहले अरेंज, देन फिर काउंटिंग, इवन है तो बीच वाली 2 टर्म्स। कमेंट बॉक्स में आपने कोशिश करनी है कि इनके आंसर्स मेरे कहने से पहले ही दे दिया करो, ठीक है। हाँ जी, 10th क्वेश्चन इज, 10th क्वेश्चन क्या कहता है, सुधीर कैन डू अ वर्क इन 8 days, टाइम एंड वर्क में से है, एंड प्रकाश कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। इफ दे बोथ कंप्लीट देयर वर्क टुगेदर दे अर्न 700 रुपीज, फाइंड द अमाउंट विच प्रकाश हैज अर्नड। सुधीर किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, प्रकाश उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों इकट्ठे काम करें तो 700 रुपया कमा लेते हैं
उनमें से प्रकाश का हिस्सा कितना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क भी आ गया इसमें, रेशो प्रोपोर्शन का भी आ गया इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सुधीर। जो सुधीर है वो कितने दिन में काम कर सकता है, 8 डेज में। और जो प्रकाश है वो कितने दिन में कर सकता है, 6 डेज में। तो टाइम एंड वर्क में मैंने बोला था कि वही कुर्सियों वाली एग्जांपल ले लो। टोटल काम करना कितना है वो हमें एलसीएम से पता चलता है। 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। अब क्या करना था, 1 डे वर्क निकालना है इनका। ठीक है, एक दिन का काम, एक दिन में जो सुधीर है वो कितनी कुर्सियां बना देता है, इसको भाग कर दो 8 से। टोटल काम को 8 से भाग करेंगे 3। सुधीर 3 कुर्सियां बना पाता है एक दिन में और प्रकाश 4। तो दोनों इकट्ठे मिलकर, सुधीर एंड प्रकाश दोनों इकट्ठे मिलकर कितनी कुर्सियां एक दिन में बना देते हैं, 7। ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें कि प्रकाश का हिस्सा कितना है। अब प्रकाश का हिस्सा पूछा है तो टोटल रुपीस भी हमें गिवन है कितने, 700 रुपया कमाते हैं दोनों इकट्ठे मिलकर। अब जिसका पूछा है उसका एक दिन का काम ऊपर, जिसका पूछा है उसका एक दिन का काम ऊपर। ठीक है, टोटल वर्क 7 नीचे इनटू जितने रुपए दोनों इकट्ठों ने मिलके कमाए। ठीक है, अगर उन्होंने सुधीर का पूछा होता तो सुधीर के लिए मैं 3 ऊपर रखती। ठीक है, टोटल वर्क, क्योंकि हमें टोटल रुपीस गिवन है तो टोटल ही नीचे रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कट जाएगा 100 से, तो प्रकाश का हिस्सा कितना आ जाएगा, 400 रुपीज़। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सारी टाइप्स करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। इफ a is equal to 15, b is equal to -9 and c is equal to -6, then find the value of a3 plus bq plus cq is equal to। ठीक है, हमें वैल्यूज दे रखी हैं, a की 15, b इज -9, c इज -6। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए जल्दी से, जब से मैं कर देती हूँ। -9 का क्यू, -6 का क्यू, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 3375 प्लस 3 बार ऊपर ऑड पावर है तो नेगेटिव ही रहेगी, इसकी जो प्रोडक्ट है वो, जो गुणनफल है वो नेगेटिव रहेगा। अगर 2 होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, जब 2 माइनस के हों तो हम प्लस करते हैं, लेकिन साइन आगे आता है माइनस का। ठीक है, 945 आ जाएगा इसका जो मल्टीप्लाई करने से, प्लस करने से। अब इनको माइनस कर देंगे हम, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 2430, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेक कीजिए किसका सही है। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर नंबर बढ़ते जाएंगे आपका लेवल थोड़ा थोड़ा हाई होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। अ व्हील टेक्स 10,000 रेवोल्यूशंस टू कवर 44 किलोमीटर डिस्टेंस, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। जब भी आपको क्वेश्चन रेवोल्यूशन वाला आए, हिंदी में भी बोल दूं, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 10,000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें, रेडियस फाइंड करना है हमने पहिए का। जब भी चक्कर वाला क्वेश्चन आए तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, रेवोल्यूशन की बात होती है जिसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू रेवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस।
ठीक है। दूरी बराबर है चक्कर, जितने चक्कर उसने लगाए गुणा परिमाप। ठीक है। अब आपको गिवन होगा, इनमें से दो चीजें गिवन होगी, एक पूछ लेंगे। ठीक है। दूरी हमें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है कितना, डिस्टेंस हमें गिवन है 44 किलोमीटर। ठीक है। और रेवोल्यूशन हमें गिवन है 10,000 और हमने फाइंड करना है अब परिमाप। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई r। हमने फाइंड करनी है r यानी कि त्रिज्या। ठीक है। अब जो आंसर है, ऑप्शन जो है आपके वो सेंटीमीटर में गिवन है भाई, जो त्रिज्या होगी वो छोटी होती है, सेंटीमीटर में गिवन है वो, तो इसलिए हमें साइड में थोड़ा इसको 44 किलोमीटर जो है उनको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। 44 किलोमीटर, किलोमीटर से पहले हम मीटर बनाएंगे और फिर मीटर से क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर। ठीक है। किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो हमें जब भी बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये मीटर बन गए। ठीक है। अब सेंटीमीटर, फिर मीटर बड़ा है, मीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगे हमारे पास और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। किया क्या मैंने, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज किया, फिर मीटर को सेंटीमीटर में। किलोमीटर भी एक बड़ी यूनिट है और मीटर भी बड़ी यूनिट है, इसलिए मल्टीप्लाई किया है मैंने। ठीक है। पहले 1000 से फिर 100 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 44 के साथ 5 जीरोस। ठीक है। अब रेडियस फाइंड करना है तो धीरे धीरे करके सबको इधर ले आती हूँ मैं। जो चीज़ मल्टीप्लाई है वो इधर आ जाएगी, 4 जीरोस, 2 पाई r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। ठीक है। ये 4 0 के साथ कैंसल, 440 बचा, इन दोनों को भी मैं इधर ले आती हूँ, 7 में रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, r इज इक्वल टू 10 कट गया, 70 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी रेडियस यानी कि त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री में से sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45। इसके लिए आपको वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी, बहुत इजी है। साइन की वैल्यू लर्न कर लो, 60 है यहाँ पे, 60 इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है। अब हमें पता है कि sin 30 जो है वो 1/2 होता है। ठीक है। 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे लगा है स्क्वायर। ठीक है। जो इसकी वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपने स्क्वायर डाल देना है। ठीक है। अब हमें पता है cos 45 इज 1/√2, 1/√2 और tan 60 होता है आपका √3 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि tan स्क्वायर लिखा है, अगर ना लिखा होता तो अकेली उसकी वैल्यू लिखती मैं। ठीक है। अब स्क्वायर खोल लेते हैं, 1/4। अब जो बच्चों को नहीं पता होता कईयों को, √2 इंटू √2 कहीं 4 लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है 2, याद रखना है हमेशा। √2 इंटू √2 इज 2, 2 इंटू 1/2 प्लस इसी तरह से √3 इंटू √3 इज 3 हो जाएगा। ठीक है। 1/4, 2 से 2 कैंसल, 1, 3 इंटू 3 9, काट के यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है। अब देखो इसका जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 4 एलसीएम लेंगे, 1 एज इट इज, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, ये क्या हो गया 41/4। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, मिक्स नंबर में है, तो इसका ऑप्शन, इसको कैसे लिखेंगे, 10 1/4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन इज देयर आर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कितने हैं, प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं। ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं 1 से लेकर 100 तक सारी नेचुरल, नहीं, वो तो है ही है, लेकिन ये कहाँ तक जाती हैं हमें नहीं पता है, ये कहाँ तक जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ये अनंत तक जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये। ठीक है।
नेक्स्ट 15th क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 ऑफ नंबर 4589623। इसका स्थानीय मान और जातीय मान बताना है हमने इस नंबर का। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, सबसे पहले ये देखो नंबर क्या है आपका, इसका डिफरेंस पूछा है भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। नंबर लिखते हैं पहले, किस नंबर की है, 4589623 में से 9 की प्लेस वैल्यू पूछी है। तो 9 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो प्लेस इसके नाम से क्लियर है, 1s 10s 100 1000, ठीक है। अब इसकी 1000th प्लेस है तो 9 के बाद जितने डिजिट हैं, या सिंपल लैंग्वेज में ये कह लो कि जितने नंबर हैं पीछे डिजिट्स, जितने पीछे डिजिट्स हैं उतनी पीछे जीरोस लगा लो। ये इसकी क्या हो गई? प्लेस वैल्यू, ठीक है। किसकी? 9 की। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9000। अब पूछा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है भाई, जिसका पूछा जाए वही नंबर उसकी फेस वैल्यू। 9 की फेस वैल्यू 9, 6 का पूछा होता तो 6, ठीक है। तो इसका पूछा है उन्होंने डिफरेंस, तो हम डिफरेंस निकाल देंगे। कई बार प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमें अब इसमें डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। 10 में से 9 1 9 9 8, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर होगा ये सी, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। ये मैथ्स के जो 15th क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं सेट नंबर 2 के। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी में प्रॉब्लम है, किसी में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका मुझे लिख कर भेज सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपका उसका डाउट लूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के हैं। तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन ही मैंने बताया था आपको आते हैं। तो 5 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस सेट में से है सीरीज का। नीचे लिखी श्रृंखला में से जो क्वेश्चन मार्क वाले टर्म्स हैं वो आपने फाइंड करनी है, इस श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। अ सीरीज इज गिवन बिलो विद 1-2 टर्म्स मिसिंग, कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को हमने कंप्लीट करना है। चलिए लिख लेते हैं एक बार। 3 8 10 15 17 22 24 एंड 2 टर्म्स जो हैं वो मिस कर दी गई हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि कोई सीरीज़ अगर बढ़ रही है तो आपने देखना है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होता है। अगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेकिन ये ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही, तो हमने देखना है कि फर्स्ट से सेकंड जो नंबर है वो कैसे बना। 3 से 8 कैसे बना? अगर हम 3 में 5 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। 8 में कितने ऐड करेंगे? 10 में मिले हमें 2, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 कैसे बना? 5। 1 2 हमें पता चल जाए तो सारा पैटर्न हमें समझ आ जाता है, ठीक है। पहले 5 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 5, अब फिर 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर 5 ऐड हो रहा है, तभी 22 आएगा। नेक्स्ट 2 ऐड हो रहा है, अब किसकी टर्न है? इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29। नेक्स्ट नंबर में कितना ऐड करेंगे? 2, तो बन जाएगा 31। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग में से है। किसी भी कोड भाषा में कैलेंडर को ये कोड दिया गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसी कोड में सर्कुलर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जो गिवन है पहले हम उसका लिख लेते हैं। कैलेंडर को उसने लिखा है CLANADR। ये गिवन है आपको, ठीक है। उसने एक मीनिंगफुल वर्ड दिया है और एक मीनिंगलेस वर्ड दिया है जो उसका कोड है, ठीक है। पूछा किसका है? सर्कुलर का। सर्कुलर का कोड क्या होगा, ठीक है। इस चीज़ को करने का मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ। आप ना इसकी कोडिंग, क्योंकि अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इन्हीं जो लेटर को उसने हेरफेर किया हुआ है, ऊपर नीचे किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि ए इधर आ रही है, एल ऐसे जा रही है, तो बेटर है कि आप इसको कोड दे दें,
नंबरिंग कोड दे देते हैं हम 1 2 3 4 5 6। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो अब इधर पहले वाला 1 सी का सी ही लिखा है, अब जो एल है वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, ठीक है। ए कितने नंबर पे, 2। जो एन है उसका कोड मैंने क्या दिया, 5। ए का कोड क्या है, 7। ई का कोड क्या है, 4। डी का कोड 6 एंड आर का कोड मैंने दे दिया 8। जैसे आपको बुक्स में मिलेगा कि ऐसे ऐसे इसको क्रॉस करके देख लो, वो भी ठीक है, लेकिन इसमें टाइम जो है वो कम लगता है, ठीक है। अब ये एक फ़ोन नंबर की तरह देखो 132 57 456। अब यही कोड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 1 इसका कोड 2 3, जैसे कि हमने कैलेंडर का बनाया वैसे इसका कोड लिख देती हूँ 4 5 6, क्योंकि इसके भी जो लेटर्स हैं वो सेम ही हैं। तो ये नंबर क्या बना हुआ है, 132 57 468। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 132 57 468, ठीक है। अब 1 नंबर पे क्या है, सी ही है, सी ही आ जाएगा। 3 नंबर पर आर, देखो फटाफट हो रहा है, आई। 5 नंबर पे यू, 7 नंबर पे ए, 4 नंबर पर सी एंड 6 नंबर पर एल एंड 8 नंबर पर आर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना आपको आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन 400, ये एनालॉजी में से है 420 एंड पूछा है कि 441 का रिलेशन क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर आपको दिए गए हैं 15 18 20 एंड 21। तो जो गिवन है उसका देखो 400 जो है वो किसका स्क्वायर है, 20 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 441 इज किसका स्क्वायर हो जाएगा, 21 का, ठीक है। जो लॉजिक इसमें है वही इसमें लगा दो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्शन में से है, दिशा संबंधित। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। एक आदमी दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़, ठीक है। हमारे राइट में ईस्ट लेना है आपने, लेफ्ट में वेस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर होता है तो आपने याद रखना है उत्तर ऊपर आएगा, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण। अगर आपको ये क्लियर है तो आपका सारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा इन डायरेक्शन का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं कि जो एक आदमी है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, मतलब नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ऐसे ही बुला लो। ऊपर को जाएगा 5 किलोमीटर, सॉरी साउथ में चलता है, 5 किलोमीटर कहाँ चलता है, साउथ में। साउथ में है तो फिर नीचे को आएगा, ठीक है। साउथ में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब इस एरो को देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, उधर अपने फेस करना है जहाँ पे ये एरो है। तो हम, मेरा दायां राइट जो है वो इधर होएगा, ठीक है। तो टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। अब ये 3 किलोमीटर चला, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे ये एरो लगा है, अब ये एरो यहाँ पे है, तो इसका बायां कौन सा होएगा, नीचे को, ठीक है। कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ये एरो को देखना है आपने, उसी हिसाब से लेफ्ट राइट लेना है, ठीक है। ये हो गया
5 किलोमीटर। तो अब वह किस दिशा में है? तो ये देखो, ये कौन सी दिशा है नीचे को? साउथ की। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। जैसे जैसे लिखा है वैसे आपने चलाई जाना है, और एरो का ध्यान रखना है कि एरो के हिसाब से आपने लेफ्ट राइट लेना है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब साउथ। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। जय इंट्रोड्यूसेस ऋषि एज द हस्बैंड ऑफ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ हिज मदर। जय हैज़ नो सिबलिंग्स। नो सिबलिंग्स मतलब वो इकलौता बेटा है, ठीक है। हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू जय? ऋषि का जय से क्या रिश्ता है? जय ने अपनी माँ की एकमात्र पोती के पति के रूप में ऋषि का परिचय दिया। अब जो पति है उसका नाम क्या है? ऋषि, ठीक है। जय का कोई भाई बहन नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि ही हैज़ नो सिबलिंग्स। ऋषि जय से कैसे संबंधित है? अब पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, इसका आपने डायग्राम से सॉल्व करना है, ठीक है। जो रिश्ता हमसे बड़ा है वो ऊपर, जो रिश्ता छोटा है वो नीचे, जो हमारे बराबर के हैं भाई बहन वो एक सेट में, हस्बैंड वाइफ भी एक सेट में, लेकिन 2 एरो के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आप इधर से, जय ने अपनी माँ की एकमात्र पोती के, जय ने, अब पहले जय बनाएंगे, जो कह रहा है वो बनाएंगे, ठीक है। अपनी माँ की एकमात्र पोती, उसकी माँ, जय की माँ हो गई ये मदर, ठीक है। उसकी पोती, जो पोती होएगी वो जय की लड़की होएगी, ठीक है, लड़की होएगी जय की। उसका जो पति है उसका नाम क्या रखा है? ऋषि। इस लड़की का पति जो जिसका नाम है ऋषि, कहते जो ऋषि है वो जय से किस तरह संबंधित है? अब ये इसकी लड़की है तो ये इसका पति, अब जय इसका क्या हुआ? फादर इन लॉ, ठीक है। और पूछा किसका है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि पूछा किसका है रिश्ता। उसने पूछा है ऋषि जय से कैसे संबंधित है, तो ऋषि इज द सन इन लॉ ऑफ द जय, ठीक है। ऋषि जो है वो उसका दामाद हुआ, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी, सन इन लॉ इसका आंसर हो जाएगा, दामाद, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि किसका, अगर जय का पूछा होता तो फादर इन लॉ आंसर, ऋषि का पूछा है तो सन इन लॉ, ठीक है। तो ऐसे बना के करोगे तो बहुत ही ईजी रहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है साइंस का, उसके क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, मांसपेशी कोशिका, मसल सेल, यकृत कोशिका, लीवर सेल, या किडनी, या मतलब कि गुर्दे की कोशिका। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा आपका वो है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे लंबी ग्रंथि कौन है, ग्लैंड कौन है सबसे लंबी, तो उसका आंसर क्या होगा? लीवर। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्लैंड कौन सी है? लीवर, यकृत। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है, किसे सेल के आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है? सुसाइडल बैग के नाम से किसे जाना जाता है? विच वन इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी है गोली एपरेटस, गोल्गी एपरेटस को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मतलब कि हिंदी में उसका होगा अंतः प्रद्रवी जालिका। इनमें से कौन सा सही आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका किसके द्वारा पहली बार ढूंढा गया, देखा गया, खोजा गया? आपका फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर बाय या ऑब्जर्व्ड बाय? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है आर विर्चो, और ऑप्शन डी है एवी ल्यूवेनहॉक। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहॉक। लेकिन कई बार आपसे पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी?
जो कोशिका की खोज अगर पूछेगा तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इसमें ऑप्शन नंबर ए नाम दिया हुआ है, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। लेकिन जो वो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी, तो आपको अगर पूछे कि मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक, अगर कोशिका की खोज पूछेगा तब भी रॉबर्ट हुक, अगर जीवित कोशिका की खोज पूछता है तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया हुआ है लीवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पित्त का रस जमा होता है शरीर के उस ऑर्गन को क्या कहते हैं? वेयर इज बाइल जूस स्टोर, कहां पे स्टोर होता है? ऑप्शन ए है गैल ब्लैडर पित्ताशय में, ऑप्शन बी है स्टोमक पेट में, ऑप्शन सी है धराशायी, ऑप्शन डी है अग्नाशय पेनक्रियाज में। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए गॉल ब्लैडर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो क्या है क्वेश्चन? इंसुलिन के मतलब है क्वेश्चन कि इंसुलिन उपापचय में किसको नियंत्रित करता है? इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, इंसुलिन किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? आपके ऑप्शन है वसा को कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है शुगर, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी में चीनी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट भी वापस ब्रेक होता है तो शुगर में कन्वर्ट होता ही है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सही आंसर आप क्या टिक करोगे? सी शुगर को। सही आंसर क्या है आपका? सी शुगर। लेकिन अगर ऑप्शन में शुगर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, तो आप किसको सही आंसर टिक करोगे? कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि विटामिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फंक ने, ऑप्शन नंबर बी है मैकलेन ने, ऑप्शन नंबर सी है होइस्ट ने, ऑप्शन नंबर डी है रोनाल्ड रॉस ने। सही आंसर क्या है आपका? सबको याद होता है ये तो, फंक ने विटामिन की खोज की थी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा से संश्लेषित होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज साइंथेसाइज्ड इन आवर ओन स्किन? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जो सही आंसर है वो क्या है? त्वचा से कौन सा विटामिन, त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी। इससे रिलेटेड कई बार आपको इसका नाम भी पूछ देता है, रासायनिक नाम क्या है, या कई बार आपको पूछता है कि कौन सी बीमारी होती है इससे। तो विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। विटामिन बी से, तो विटामिन बी में डिफरेंट पार्ट है, तो विटामिन बी1 से अगर पूछता है तो बेरी। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। और विटामिन डी से सूखा रोग या रिकेट्स, जो विटामिन डी से होता है। कई बार आपसे पूछता है कि विटामिन सी डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत क्या हो जाएगा? सनलाइट। विटामिन ए का स्रोत गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह। विटामिन सी का स्रोत जो भी खट्टी चीजें हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है, अंगूर के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी है एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी है सीरी कल्चर, और ऑप्शन नंबर डी है वीटी कल्चर। सही आंसर क्या है आपका? अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, वीटी कल्चर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, वीटी कल्चर। अच्छा, एक चीज और है, इन सारे ऑप्शन को आप याद कर लो, इससे आपको बहुत मतलब आगे कोई क्वेश्चन अगर आए तो आपको मदद मिल सकती है। जैसे पहला ऑप्शन है कि पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? मछली के उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से, सेरी कल्चर रेशम के कीड़ों से संबंधित है, और वीटी कल्चर तो आप अभी देख ही लिए कि अंगूर के खेती के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन किससे संबंधित है? नंबर 9 है आपका, भूकंप का अध्ययन किससे संबंधित है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज रिलेटेड टू। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है एपी कल्चर, और ऑप्शन नंबर डी है इथेमोलॉजी आचार शास्त्र।
पहला ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, ये सही करेक्ट आंसर है, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिस्मोलॉजी। मतलब क्वेश्चन था भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी सिस्मिक से ही रिलेटेड है, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या शो करता है, तो आप सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता को शो करते हो कि कितना इंटेंसिटी का भूकंप है। कई बार आपको देता है रिएक्टर स्केल पे आप जो मेजर करते हो, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता का से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। और सिस्मोलॉजी का मतलब क्या है, भूकंप विज्ञान, जिसमें आप भूकंप का अध्ययन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था। वैक्सीन ऑफ रेबीज वाज इन्वेंटेड बाई, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी है लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर डी है गोल्डस्टीन। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके का इन्वेंशन किया था। तो बाकी जो ऑप्शन है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी लुइस पास्चर हो ही गया रेबीज का टीका। ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर मतलब पूरा नाम था इनका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था, टेलीफोन का। और ऑप्शन नंबर डी है गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने किसका आविष्कार किया था, प्रोटॉन का। कई जगह गोल्डस्टीन दिया हुआ रहता है, कई जगह रदरफोर्ड दिया हुआ रहता है। तो अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में रहेगा तो गोल्डस्टीन टिक करोगे, रदरफोर्ड ऑप्शन में रहेगा तो रदरफोर्ड टिक करोगे प्रोटॉन के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूछेगा कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था और ऑप्शन में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ही दे दे। तो गोल्डस्टीन का अगर नाम आता है तो किससे रिलेटेड, उनका प्रोटॉन के आविष्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फिजन मतलब परमाणु विखंडन, या बोथ दोनों पे, या नॉन ऑफ दीज कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर फिजन, परमाणु संलयन पर। परमाणु संलयन पर बेस्ड है जो हाइड्रोजन बम का आविष्कार है, वो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, परमाणु संलयन से कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि सनलाइट जो होती है, सूर्य में जो प्रकाश हो रहा होता है, वहां पे किस अभिक्रिया की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वहां भी उसका भी आंसर क्या होगा, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो किस पे कार्य करता है, परमाणु विखंडन पे। अच्छा, परमाणु विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में टूटता है, यह होता है परमाणु विखंडन में। और परमाणु संलयन में क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर बी है मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल। तो बाकी लोगों ने क्या आविष्कार किया था, तो देख लेते हैं एक बार। रदरफोर्ड का ऑलरेडी आपको अभी मैं बताया कि प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था। या कई बार आपको पूछ देता है कि न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था, तो रदरफोर्ड ने बताया था। मेंडलीफ का नाम आपने जानते ही हैं आप कि मेंडलीफ का नाम किससे जुड़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल से। आवर्त सारणी में मेंडलीफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है मेसॉन। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ऑप्शन नंबर ए है, पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है भाई, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है। इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कैसा होता है, रियल और इरेक्ट मतलब कि वास्तविक और सीधा, रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आभासी और सीधा, और वर्चुअल एंड इन्वर्टेड आभासी और उल्टा। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी रियल इमेज बनती है ना,
जब भी रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा ही इन्वर्टेड बनती है। हमेशा ही कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड बनती है। रियल मतलब है वास्तविक। अगर वास्तविक बन रही है तो हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अच्छा, उल्टा भी दो तरीके का होता है। एक उल्टा हो गया कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, और एक हो गया कि आपका मूड़ी मतलब सर नीचे और पैर ऊपर। तो क्या हो गया आपका? यहाँ पे ये उल्टा है, आपका सर नीचे और पैर ऊपर वाला। तो ऐसे इन्वर्टेड इमेज बनती है। और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो हमेशा कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। हमेशा कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? रियल और इरेक्ट। तो रियल के साथ इरेक्ट कभी आ सकता है क्या? नहीं। तो ये ऐसे ही गलत है। रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड हो सकता है? हाँ हो सकता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बी या तो सी। तो याद रखना, जब भी कन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है, उत्तल दर्पण में इमेज बनती है, तो वो हमेशा ही काल्पनिक इमेज बनती है, हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनती है। तो जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई जो भी प्रतिबिंब होती है हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल इमेज बनेगी और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, मतलब कि सीधी इमेज बनेगी। अच्छा, कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पे होता है? तो जो गाड़ी होती है उसके रियर व्यू मिरर के तौर पे इसका यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का यूज भी कई बार आपसे पूछ देता है। अवतल दर्पण का यूज सेविंग मिरर के रूप में, और गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, बहुत सारी चीजों में, सोलर कुकर में भी उसका यूज होता है। किसका? मतलब अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि साइंस वाले पोर्शन का सबसे आखिरी सवाल होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ऑप्शन ए है डायनेमो, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक हीटर, ऑप्शन सी है बैटरी, ऑप्शन डी है परमाणु बम। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है? बैटरी। बैटरी क्या काम करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डायनेमो। तो कई बार आपसे डायनेमो पूछ सकता है, या तो जनरेटर पूछ सकता है। डायनेमो और जनरेटर दोनों एक ही चीज है। तो आपको अगर पूछता है कि डायनेमो या जनरेटर वो किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो सही आंसर क्या होगा उसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो किस एनर्जी को? तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था आपका? एक इलेक्ट्रिक हीटर। तो हीटर क्या काम करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है। किसकी मदद से? तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में। तो वो है इलेक्ट्रिक हीटर। बाकी एक तो एटम बम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका साइंस का पोर्शन खत्म होता है। जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका जीएस जीके का, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइंस का जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है जीएस जीके का, चलिए उसका क्वेश्चन अब देखते हैं। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? द सिटी ऑफ ओबरा इज फेमस फॉर, आपके ऑप्शन ए है आयरन इंडस्ट्री के लिए, ऑप्शन नंबर बी है थर्मल पावर प्लांट के लिए, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनियम के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है डायमंड के लिए। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? जमशेदपुर। हीरो के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जो ऑप्शन नंबर डी था ऑलरेडी, सूरत आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? वेयर इज एंथ्रासाइट कोल फाउंड इन इंडिया? अच्छा, एंथ्रासाइट कोयला आपको पता है सब टॉप क्वालिटी का कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला के अलग अलग प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, जो कि इंडिया में एंथ्रासाइट टाइप का कोयला बहुत ज़्यादा पाया नहीं जाता है ना। लेकिन जो भी पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है आपको ये बताना है। वेयर इज एंथ्रासाइट कोल फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा।
क्या है को नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई संयंत्र, जो भिलाई का प्लांट है, अच्छा भिलाई में वो किसका प्लांट है, स्टील प्लांट है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था, मतलब कौन सा देश हमारी मदद किया था भिलाई स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश करने में। अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये भिलाई स्टील प्लांट है कहाँ पे, तो भिलाई छत्तीसगढ़ का, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, वहाँ पे स्टील प्लांट लगाया गया। अब कौन सी देश मदद किया आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। अच्छा यूके किसको बोलते हैं, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर बी है यूएसए, किसको बोलते हैं, अमेरिका को। ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसिया, रूस ने मदद किया था भिलाई स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश करने में। अभी भी वहां पे अगर आप जाओगे, मैं तो वहीं पे पढ़ाई किया तो मैंने तो देखा हुआ है कि अभी भी आप अगर वहां पे जाओगे तो एक अलग ही जो बीएसपी की जमीनें हैं वहां पे रशियन इंजीनियर्स के लिए अलग से बना हुआ था, जगह बना हुआ है, वो लोग वहां पे रहते थे। अभी भी बहुत सारे कुछ रशियंस रहते हैं वहां पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है चाइना, ऑप्शन नंबर बी है इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है यूएसए, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। इसका आंसर तो हर किसी को पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चाइना सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए था चाइना। इंडिया का जो नंबर है वो दूसरे नंबर पे है। सोचिए एक टाइम था जब अमेरिका ने हमको गेहूं देने से, गेहूं क्या बाजरा वगैरह देने से भी मना कर दिया था। जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था 1965 में, तो अमेरिका ने तो हमें खाद्यान्न देने से ही मना कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान का, तो जवान जाके पाकिस्तान में उनको कूटे भी, और किसान देश में फसल को लहलहा के देश की जो मतलब खाद्यान्न की कमी थी उसको पूरा कर दिया। ठीक है, हम तो हमेशा से पुरुषार्थी रहे हैं, जो भी एक बार चैलेंज आए उसको तो पूरा करके ही मानते हैं हम। इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन तो आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है आपका टिग्रिस नदी के किनारे, ऑप्शन बी है थेम्स नदी के किनारे, ऑप्शन सी है डेन्यूब नदी के किनारे, या ऑप्शन सी है सीन नदी के किनारे। सही आंसर क्या है, लंदन थेम्स नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीन नदी के किनारे भी कौन सा शहर पहुंचा हुआ है, पेरिस। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। इन विच कॉन्टिनेंट देयर इज नो डेजर्ट, कोई डेजर्ट नहीं है उस कॉन्टिनेंट में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एशिया में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यूरोप में नहीं है। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेजर्ट नहीं है कहां पे, यूरोप में नहीं है। एशिया में तो आपको पता ही है गोबी रेगिस्तान है, जो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत भी एशिया में ही पड़ता है, तो इसका यहाँ पे जो रेगिस्तान है थार रेगिस्तान है। अफ्रीका में भी आपको पता है सहारा रेगिस्तान है, कालाहारी रेगिस्तान है। और वैसे जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी मोजाबे रेगिस्तान पाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, जो यूरोप है, वहां पे कोई रेगिस्तान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है। कौन सा राज्य है जहां पे मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। सही आंसर क्या है आपका, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सही आंसर है, आंध्र प्रदेश में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका क्या क्वेश्चन कहता है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के किस भाग से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेंटली रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी संविधान के किस भाग से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि भाग 12 से, पार्ट 12 से, पार्ट 17 से, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है पार्ट 3, ऑप्शन नंबर डी है पार्ट 4 से। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पार्ट 12, पार्ट 12 से, पार्ट 12 है संपत्ति का अधिकार। तो बाकी जो पार्ट है उसके बारे में एक बार नोट डाउन कर लो। जो पार्ट 17 है
वो किससे रिलेटेड है? राजभाषा से रिलेटेड है। पार्ट 3 है वो किससे रिलेटेड है? आपके जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उससे रिलेटेड है। पार्ट 4 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या कहता है? क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी व्हेन, पहला ऑप्शन है, ही फील दैट इंडिया सिक्योरिटी इज इन डेंजर, मतलब उनको लगता है कि भारत की सुरक्षा खतरे में है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज देम टू डू सो, प्रधानमंत्री उनको बोलते हैं कि भैया आप आपातकाल लगा दो, तो वो लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी है, द गेट रिटन डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट टू डू सो, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट कहेगी, वो भी लिखित में। ऑप्शन नंबर डी है, पार्लियामेंट शुड पास ए रिजोल्यूशन फॉर सच प्रोक्लेमेशन, मतलब ऐसा संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव देगी। इसका सही आंसर क्या है? उनको लगता है कि जब नेशनल सिक्योरिटी डेंजर में है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है आपातकाल लगाने का, लेकिन उसके लिए उनको संसद की अनुमति चाहिए होती है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका वो सबसे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसके लिए उनको संसद की अनुमति चाहिए। संसद उनको लिखित में अनुमति देती है, मतलब उनको सलाह देती है, अनुमति नहीं देती है एक्चुअली में, उनको लिखित में सलाह देती है, तो इसलिए वो तब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? इलेक्शन कमीशन इज हेडेड बाई, कौन हेड होता है इलेक्शन कमीशन का? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सही आंसर क्या है भाई? इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होगा? जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, जो ऑप्शंस थे कि अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो कौन है? रामनाथ कोविंद। दूसरा ऑप्शन क्या था? प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, नरेंद्र मोदी साहब, जो कि भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। आपका जिंदगी मतलब क्या ही बोले, चलो कोई बात नहीं है, लगे रहो। ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति, कौन है? वेंकैया नायडू साहब हैं अभी। ऑप्शन नंबर डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन है? सुशील चंद्रा है, सुशील चंद्रा हैं अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका। और आप याद रखना, अगर पूछ दे ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुशील चंद्रा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाचीगम अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वेयर इज दाचीगम सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन है आपका असम में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है इसका दाचीगम अभयारण्य कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। दाचीगम अभयारण्य कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, जो ऑप्शन नंबर बी था आपका। असम से रिलेटेड कौन सा पूछ सकता है? काजीरंगा पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो असम में है। असम से रिलेटेड आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से क्या पूछा जा सकता है? सुंदरवन, सुंदरवन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो उसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन था आपका एक उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा अभयारण्य है? चिल्का अभयारण्य है, ठीक है, तो उड़ीसा से चिल्का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा एक्चुअली में। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुमताज का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल नेम ऑफ मुमताज? ऑप्शन ए है आर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी है मेहरुनिसा, ऑप्शन सी है नूरजहां, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? आर्जुमंद बानो बेगम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महापरिनिष्क्रमण शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है प्रथम उपदेश से है, ऑप्शन बी है इच्छाओं का त्याग करने से है, ऑप्शन सी है इच्छाओं के त्याग के साथ मृत्यु से है, और ऑप्शन डी है गृह त्याग से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका?
ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी है आपका सही आंसर। महापरिनिष्क्रमण का मतलब है इच्छाओं के त्याग के साथ मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। अच्छा, ऋग्वेद से रिलेटेड आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। अब क्वेश्चन है आपका इसमें कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द होलीएस्ट रिवर ऑफ ऋग्वेद। ऑप्शन है आपका सिंधु नदी, ऑप्शन बी है रावी नदी, ऑप्शन सी है झेलम नदी, या ऑप्शन डी है सरस्वती नदी। तो कौन सा सही आंसर है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो ऑप्शन नंबर डी है, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मोहर किस स्थान से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मोहर किस स्थान से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी है लोथल से, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहां से पाई गई थी? मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहरें पाई गई थी। लोथल क्या था? बंदरगाह था। कालीबंगा से क्या मिला था? हल मिला था, बैलगाड़ी मिली थी। अच्छा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है हमारे चैनल पे, अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जीएस जीके का जो पोर्शन था ये भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना डाउट पूछिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पेपर के साथ। थैंक यू। अच्छा, एक बात और ना, आप लोग हमारा वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप ही बताओ, लाइव क्लास हम लेके आए और आप 3 लोग उसमें बैठे रहो, ना हमको मन लगेगा ना आपको मन लगेगा। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उनका भी फायदा होगा, हमारा भी थोड़ा बहुत कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट पेपर में अगले दिन, नेक्स्ट अगले पेपर का सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।